नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुई भयावह सड़क दुर्घटना में मथुरा जिले में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। जिला अधिकारी चंद्रा प्रकाश सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज कई अस्पतालों में चल रहा है और अभी जो है वो सब खतरे के बाहर है। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएमओ ने ट्वीट में कहा है कि यह हादसा अत्यंत दुखद और उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। आज यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास 127 माइल्स स्टोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसमें एक रोडवेज बस सहित 8 बसें पूरी तरीके से जल गई, 2 छोटी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा 9 अन्य वाहन भी आपस में टकरा करके क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 70 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। भगवान की कृपा है कि वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वो भी मतलब खतरे से बाहर हैं, बट उनको एडवांस इलाज के लिए भेजा गया है। पूरी मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यहाँ हम लोग मोर्चरी पर हैं। जो 13 लोगों की असामयिक मृत्यु होने की जानकारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे और जो दुर्भाग्यपूर्ण से जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारीजनों को 2-2 लाख रुपए की अपने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के भी निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामविलास दास वेदांती अब भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम और भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा। उन्होंने राम राज्य के आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन का समर्पण किया। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि ये एक विशेष संयोग है कि उन्हें राम भगवान की कथा सुनते और अपने नश्वर शरीर से मुक्ति मिली है और उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान और अयोध्या धाम के लिए उनके अद्वितीय समर्पण को याद किया। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। आज वे हमारे बीच में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को प्रारंभ होते समय उस आंदोलन को मूर्त रूप लेते हुए उस आंदोलन का जो परिणाम था वह संजोग भी और सुखद योग भी उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है। मंत्री अरविंद शर्मा, रविंद्र स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंचे और 4 चरणों में होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। पहले चरण की बैठक लगातार जारी है और दूसरे चरण की बैठक जो है वो
4:15 से शाम 5 बजे तक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में मंत्री अरविंद शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंच गए हैं और 2 चरणों में ये बैठक होगी और पहले चरण की बैठक जारी है तो वहीं दूसरे चरण की बैठक अब बस कुछ ही देर में चालू होने वाली है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक गांधी पार्क में विजय दिवस श्रद्धांजलि और अभिनंदन समारोह में शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का ये दिन हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। आज के ही दिन पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। मैं उन वीर बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में प्राणों का बलिदान देकर भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की और भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने में काम किया। आप सभी का, सभी महानुभावों का आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी को आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, जिसमें इतने हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने। इस गौरव दिवस, इस विजय दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले शहर को सजाने और संवारने का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जिससे शहर में तैयारियों का माहौल है। खास करके पुराने लखनऊ की दीवारों को सजाने और रंगीन वॉल पेंटिंग करने का काम जारी है। बड़े इमामबाड़े के आसपास विशेष रूप से पेंटिंग तैयार की जा रही है, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी और इन तैयारियों को शहर की सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में एक बड़ा सड़क हादसे के कारण खंडावली टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को लंबे इंतजार करने पड़े और दुर्घटना के बाद से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया और गाड़ियों की कतार कई किलोमीटर तक लग गई। यात्रियों और भारी वाहनों के लिए ये स्थिति काफी परेशानी और समस्या को बर्बादी का कारण बन गई। ट्रैफिक पुलिस और मौके पर स्थिति को नियंत्रण करने और वाहनों की आवाजाही सुचारू करने में जुटी हुई है। अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या और सोने की लूट के मामले में पुलिस ने 1 महीने की लगातार जांच के बाद सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। 14 नवंबर 2025 की रात को गांव की निवासी महिला की हत्या कर उसके गले से सोने की चैन और चोरी कर ली गई थी और इस गंभीर घटना के संबंध में पुलिस ने बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी और एसएसपी अल्मोड़ा ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटाए। महिला के घर एकांत में होने और आसपास सीसीटीवी न होने के कारण ये मामला पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए एसओजी और 3 थानों की संयुक्त टीम बनाई गई और लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई। दिन रात चलाए गए प्रयासों के बाद 14 दिसंबर को आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हल्द्वानी स्थित एक सुनार की दुकान से मृतक का सोना बरामद कर लिया और आरोपी ने वारदात भी स्वीकार कर लिया है। तो वहीं पीआरडी ने कार्यरत था और मृतक के पति के खेतों में मजदूरी करता था। उसकी बेटी की शादी नवंबर अंत में तय थी और उसे पैसे की जरूरत थी। गुस्से में उसने मृतक का गला दबा दिया और सोना लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
ये 14 नवंबर की जो घटना है लमगड़ा थाना क्षेत्र में सांगर साहू गांव की है, जिसमें गंगा देवी नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आज उसका खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमने जो 3 टीमें लगाई थी, साथ में एसओजी और सब टीमों ने लगाई, काफ़ी 1 महीने तक लगातार इसमें मेहनत की है। उसमें हमने दर्जनों लोगों से पूछताछ की है, सैकड़ों हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी यूज़ किया है। अंततः जाके आज हम इसको जीरोइंग करने में सफल हुए, जिसमें गाँव का ये पीआरडी का जवान है जिसको आज हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से, जिसकी निशानदेही पे हमने जो गिलोबंद जो हत्या के उपरांत लूटा गया था वो हमने बरामद किया है। साथ ही साथ में उसमें जो हमारे सर्विलांस और जो सीसीटीवी के जो एविडेंस है वो भी हमने कलेक्ट किए हैं। और चूंकि टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम इसमें किया है, तो मैं मेरी तरफ से और पुलिस महानिरीक्षक महोदया दोनों के द्वारा इसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। ये 14 नवंबर की जो घटना है लमगड़ा थाना क्षेत्र यूपी के अमेठी जिले में साइबर ठगों की सक्रियता बढ़ गई है। ऑनलाइन ठगी के साथ साथ अब ठग सीधे गांव गली तक पहुंचकर बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में एक गांव में मामले में ठगों ने पेंशन अपडेट के नाम पर बुजुर्ग के घर पहुंचकर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया और उसके बैंक खाते से 10,000 रुपए चोरी कर लिए। ठगों ने खुद को ब्लॉक का कर्मचारी बताकर बुजुर्ग के विश्वास में लिया और पीड़ित ने घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की और इस घटना ने ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता और भय बढ़ा दिया है और अब पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भैया द्वारे गए थे, हाँ उसने कहा कि लाओ हम देखे हाँ तुम्हारा पेंशन का, हाँ और उसने कहा तो अंगूठा दे धराए, आधार लिए, उसके बाद वो अंगूठा धरा के चले गए। 10,000। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास का पार्थिव शरीर देर रात शहर पहुंचा और उनके आवास हिंदू धाम में इसे श्रद्धालुओं के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के रीवा में उनका निधन हो गया और पूरे अयोध्या में शोक की लहर है और लोग भारी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर वेदांती को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी और उनके योगदान और आंदोलन में नेतृत्व की वजह से भी वो क्षेत्र और देश में विशेष सम्मानित व्यक्तित्व माने जाते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूर्ण रूप से की जा रही है और शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं की लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अयोध्या के साकेतपुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद से अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर अस्पताल प्रशासन अपनी गलती स्वीकार करते दिखाई दे रहा है। मृतकों के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पुलिस प्रशासन से हॉस्पिटल को तुरंत सील करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद सोमवार सुबह डिस्चार्ज होकर घर लौटने वाली थी, लेकिन उन्हें अस्पताल में एक गलत इंजेक्शन दिया गया और इसके बाद उनकी नाड़ी दर अचानक से 30 से 40 तक गिर गई और हालत गंभीर होते हुए डॉक्टर ने उन्हें तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के दौरान इंजेक्शन के ओवरडोज और प्रतिक्रिया के कारण शरीर में कई अंग बंद पड़ गए, जिसके बाद से उनकी मौत हो गई और ऐसे में डॉक्टरों ने परिजन जो है वो डॉक्टरों के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए दिखाई दिया और इस घटना से बाद से अस्पताल और स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों पर कई गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बलिया क्षेत्र में देर रात एक 3 वर्षीय बच्चे के अपहरण के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में आरोपियों के बाएं पैर पे गोली लगी है, जिसके बाद से इलाज चल रहा है। तो आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध को स्वीकार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे आरोपी ने बच्चे को एक वाहन से अगवा किया और उसे बेचने का फिराक में था। पुलिस को परिजनों की तहरीर मिलने के बाद से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान चेकिंग के पास आरोपियों को दबोचा गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों और सहयोगियों की तलाश की जा रही है और ये कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई का नतीजा माना जा रहा है, जिसने एक मासूम की जान सुरक्षित बचा ली। आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना उभाव के पुलिस साहुनपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति चलता हुआ दिखाई पड़ा। उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वो रुक के न करके पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया।
पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में वो एक व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद जैद उर्फ सलमान, जो एकसार थाना उभाव का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि जो प्रारंभिक पूछताछ में प्रकाश में आया कि 11 दिसंबर 2025 को फुजैल, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष थी, इस बच्चे का अपहरण कर इटियोस गाड़ी में लेके चला गया था। अभी प्रारंभिक जो जानकारी प्रकाश में आई है कि इसके द्वारा बच्चे को कहीं अन्यत्र जाके बेच देने का प्रयास। यूपी के बांदा जिले में परिवहन विभाग से जुड़ा एक विवादित मामला सामने आया है। जिला अधिकारी के एक पत्र के अनुसार बता दें कि एक महिला कर्मचारी ने लगातार छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा बसों में टिकट चोरी करने के लिए ईडी लगातार टीम में बनाकर चेकिंग करती है और हाल ही में एक बस की जांच के दौरान महिला कंडक्टर के साथ 9 यात्री बिना टिकट के पाए गए थे, जिसके बाद से महिला कंडक्टर को ड्यूटी से हटाकर निलंबित किया गया है और अब जांच पूरी होने के बाद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और इस कार्रवाई से नाराज होकर महिला कंडक्टर ने सीधे पुलिस के पास जाकर ARM में छेड़छाड़ जैसे आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी और जांच पड़ताल फिलहाल अब शुरू कर दी गई है। इसमें खुद CCTV लगा हुआ है और अगर कहीं कुछ है तो साक्ष्य देंगे। ये अनावश्यक दबाव बनाने के लिए ताकि सही काम न किया जाए, ये लोग चोरी करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, इसलिए ये दबाव बना रही हैं। निश्चित रूप से इनके साथ कोई आदमी जो इस तरह की गलत सलाह दे रहा है। हाँ बिल्कुल, हम जो भी कानूनी कार्रवाई हुई हम जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बांदा के जो ARM है उनके ऊपर एक महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल वह महिला रोडवेज में ही एक संविदा कर्मी है जिसने अपने ही अधिकारी के ऊपर छेड़खानी व शोषण के आरोप लगाए। हालांकि महिला के द्वारा बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन चौकी पर प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं उस प्रार्थना पत्र को बांदा जिलाधिकारी के लिए कार्रवाई हेतु ट्रांसफर किया गया है। वहीं जिलाधिकारी बांदा जेरीबा के द्वारा उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेशित किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर ARM का कहना है कि यह आरोप पूरी तरीके से अरगनल आरोप है। मेरे द्वारा कुछ दिन पहले महिला संविदा कर्मी को चेकिंग के दौरान गलत कृत्य करते हुए पकड़ा गया था और उसको नौकरी से भी अलग कर दिया गया है। इसी वजह से नाराज होकर के उसने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। हालांकि जिलाधिकारी जेरीबा के द्वारा जांच कराई जा रही है। अब देखिए जांच में क्या निकलता है, क्या महिला के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या गलत, यह तो जांच का विषय है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में 4 लेन पर प्रस्तावित बस स्टैंड निर्माण को लेकर स्थानीय कारोबारियों में भारी चिंता और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर बहुजन पैंथर संगठन के नेतृत्व में कारोबारियों ने नजीबाबाद तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन किया और अपनी दुकानों पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बस स्टैंड निर्माण की प्रक्रिया से उनकी आजीविका पर संकट खड़े हो गए हैं और कई परिवार उजड़ने की कगार पर है और इससे पहले भी ग्रामीण और कारोबारी SDM कार्यालय पहुंचकर अपने घर और दुकानें बेचने की गुहार लगा चुके हैं और इस दौरान संगठन से जुड़े एक प्रतिनिधित्व ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। आज भागूवाला में NHI पे बस स्टैंड जो बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है उसके विरोध में पैंथर संगठन और भागूवाला के निवासीगण जो उससे प्रभावित हैं उनके द्वारा तहसील में धरना किया गया और अपनी मांगे रखी गई कि उनको नोटिस नहीं दी गई है विगत वर्षों में और टीम को कब्जा उनके दुकानों को हटाना चाहते हैं। तो मेरे द्वारा जो नेता थे उनसे बात की गई और उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी कार्रवाई की जाएगी वो नोटिस से बाकायदा उनको अवगत कराया जाएगा। जो भी प्रभावित पक्षकार हैं प्रभावित लोग हैं और उनको जो विहित प्रक्रिया है और उचित मुआवजा दिलाने के बाद ही कब्जा हटाया जाएगा। उनका किसी प्रकार से अहित नहीं होगा। जिलाधिकारी महोदय SLO महोदय द्वारा जो उसमें कार्रवाई की जाए उसे अनुसार और जो भी निर्देश दिए जाए उसे हम लोग कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, इसका आश्वासन नहीं दिया है।
मामला एनएच में जो है 2014 में एनएच ने भागवाले की मार्केट को अधिग्रहण किया था। 9/6/2014 को हमें नोटिस दिया था। उसके बाद हमारी डेट उसमें लगाई, ऐसा लोग कि हमारी सुनवाई हुई, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद उन्होंने 27/8/2016 को हमारा पक्ष सुनते हुए उन दुकानों को अधिग्रहण से बाहर कर दिया था, जिसका लेटर हमारे पास ये मौजूद है। उसके बाद हमें कोई सूचना 2016 तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। तहसीलदार साहब ने 4 दिन पहले जाके दुकानें तोड़नी शुरू कर दी। हमने इनसे ये बात कही है कि आप अपना गजट उठा के देखो, इस गजट के अंदर लिखा हुआ है एसडीएम साहब की जांच आख्या 23/2/2022 को ये है कि वहाँ सुपर मार्केट का निर्माण 2009 में हुआ है और सुचारू रूप से वह चल रही है मार्केट, जिसमें इन्होंने मुआवजा बनाया कृषि के रूप में। एक दुकान का मुआवजा 1,39,000 और 1,20,000 रुपये बनाया, जो कि सरासर गलत है, जबकि 140 का आदेश भी उनके गजट में हमारा चढ़ा हुआ। तो ये छल करने का काम किया है। अगर इस तरह से ये लोग हमारे साथ तोड़ फोड़ करेंगे और ज़बरदस्ती, हमने क्या नोटिस पे हमारे साइन दिखा दो, दुकानें तोड़ लो, कोई हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। उनकी उधारी भी है, दुकान के अंदर सामान भी है, और अगर दुकान तोड़ने का इस तरह हट धर्मी की तो हम आत्महत्या करने पर एसडीएम साहब और तहसीलदार मजबूर करें। और बिजनौर में घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा दहेज का सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं जलकर पूरी तरह से राख हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद से फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट होने से हड़कंप मच गया और इस हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे एक कारीगर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी खुद भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर मौजूद हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी हड़ताल की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है और ये जांच की जा रही है कि विस्फोट लापरवाही से हुआ या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री से सुबह इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है शेड में, जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ है ओपन एरिया में, और इसमें एक मजदूर जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनकी जो है मृत्यु हुई है। इस पर तत्काल स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जो पटाखा फैक्ट्री है ये लाइसेंस्ड है और 2029 तक इसका लाइसेंस वैलिड है, जो अभी तक पता चला है। अभी इसमें फॉरेस्ट फायर सर्विस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम को तत्काल मौके पर बुलवाया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार का जो है कोई वायलेशन पाया जाता है तो उस संबंध में तत्काल जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की और अभियोग पंजीकरण की इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है मेरे द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण किया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाए। एक व्यक्ति की मृत्यु की इसमें खबर है और उनके शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है। थाना खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर क्षेत्र में 2 स्कूली छात्रों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि कोचिंग जाते समय लखीमपुर में ये घटना हुई है, जहां पर गांव के पास गन्ने के खेत में युवक ने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं सामूहिक दुष्कर्म की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद से सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच के अलावा एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि दोनों छात्रों एक ही गांव की हैं और कोचिंग जाने के लिए रोजाना की तरह एक साथ सोमवार सुबह घर से निकली थी और इस दौरान गाँव के पास कुछ युवक उन्हें गन्ने के खेत में घसीट ले गए और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। और ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष पर मोटरसाइकिल और जमीन की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता का कहना है कि हर 2-3 महीने में उसे घर से निकालने की धमकी दी जाती है और जब उसके पिता समझाने पहुंचते हैं तो उसके साथ भी हाथापाई की जाती है। इतना ही नहीं, उसके 2 साल की बेटी को जबरन अपने पास
पास रख लिया गया है और पीड़ित ने ये भी बताया कि उसे लगातार फोन पर धमकियां मिल रही है और सोशल मीडिया पर गाली गलौज और धमकी से जुड़े वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहे हैं और ऐसे में न्याय न मिलने से असहाय पीड़ित ने उच्च पुलिस अधिकारी से मामले में सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। देवर जलील और नंदे मारते हैं, देवर मारते हैं, हस्बैंड भी मारते हैं लाठी डंडों से। 1 साल हो गया है। दहेज के लिए, गाड़ी और प्लाट के लिए मारते हैं। जब अपने पापा से कहते हैं तो कहते हैं कब लाओगी, इसलिए मारते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमें इंसाफ चाहिए। तीनों को जेल चाहिए। देवर जलील। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।